Good morning, students. Actually, I took a little bit time to start the class as I was admitting the students by checking their fee structure. So I request even all of you, those whose last year fees is remained, please clear it as soon as possible. Okay. So let's start with a new morning, new beginning, with a new lesson, with a new motivations. As yesterday we finished our lesson, so today we will be moving with a new lesson, that is TASE. Okay, still you see students are joining. So before starting the new lesson, as usual, I want to inform you that I completed, means after completing of this lesson, TASE, I'll just finish my first semester syllabus, okay, teaching part. Afterwards, we will start whenever we will get a new lectures. So we will be doing our grammar part because that is remain and we have to focus on grammar also. So now let's start this TASE lesson, and before starting this, I want to give the meaning of lesson number 10 TASE. Okay, लेसन नंबर 10 का जो मीनिंग आता है ठेस, उसका ये रहता है कि अगर हमको कोई तकलीफ होती है, कोई ठोकर लगती है, तो उसे ही कहा जाता है ठेस. तो अब हमारे जो फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं, उन्होंने इस लेसन के बारे में लिखा है. वो अपने फीलिंग्स इसके साथ शेयर कर रहे हैं. आखिर वो क्या है, उनको किस चीज का ठेस पहुंचा. ठेस पहुंचना मतलब तकलीफ पहुंचना किसी चीज से, किसी व्यक्ति से. ऐसा हो सकता है हर एक की लाइफ में. जरूरी नहीं रहता कि हम जो भी चीज करते हैं उससे हमको ऑलवेज पॉजिटिविटी मिलती है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है. सो उसका मीनिंग ही यही है जो मैंने आप लोगों को बताया ठेस का. ओके, सो जैसे हम लोगों को किसी से भी अगर ठेस लगती है तो हम लोग जो है ना बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं. किसी के साथ में हम एक्सपेक्ट नहीं करते और ऐसा हो जाता है तो हमें उस चीज का ये रहता है कि अरे ये भी अनुभव लेना था, हमें ये भी अनुभव लेना था. क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं लगता अगर हम किसी के साथ में बहुत ज्यादा अटैच हैं, हमारी फीलिंग्स उनके साथ में अलग हैं और उसके बाद हमारे साथ जो हुआ वो गलत होता है, तो ये हर एक को तकलीफ होती है, दुख होता है वो होके. तो ठेस लगना भी एक यानी किसी को दुख पहुंचाना रहता है, इसका मीनिंग है. इस लेसन ये जो लिखा गया है ये हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी का लिखा है, जिनका जो जन्म था 1921 बिहार के पूर्णिया में हुआ है. बिहार के पूर्णिया में हुआ है और उनका जो डेथ हुआ है वो 1977 में उनका जो डेथ हुआ है. ये हमारे ऑथर के बारे में है. ये कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आजादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है.
मतलब प्रेमचंद जी जो थे वो भी एक कवि थे, ऑथर थे, उन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिखी है। तो उनसे ये उनके ही रुख के बदलने के हिसाब से फणीश्वर नाथ जी रेणु जी को आजादी के बाद रखा गया था। आप इनकी जो कहानियां हैं उपन्यास के जीवन की धुन, गंध, लय, ताल हर एक चीज पर बेस करती है। इसी चीज पे ये आज हमारी स्टोरी ठेस है। ठेस यानी किसी को दुख पहुंचाना और किसी को तकलीफ देना, ये कभी भी एक्चुअली देखा जाए तो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अगर हुआ है तो हमें इससे क्या क्या अब सीख मिलती है, इस लेसन के थ्रू से हम वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट पैराग्राफ अभी मैं रीड करती हूँ। स्टिल स्टूडेंट्स यू आर ज्वाइनिंग टू लेट। खेती बाड़ी के समय, फर्स्ट पैराग्राफ, ओके। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। इसीलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है। सिरचन को क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे। तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि सिरचन ये एक व्यक्ति है और ये मजदूर है। खेती बाड़ी के समय में किसान लोग जो है ना गांव में जाते हैं, गांव में जाते हैं और वो अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन सिरचन कभी भी गिनती नहीं करते। और उनको कैसे रहता है, लोग उसको जो है ना बेकार नहीं, मतलब बेकार का मतलब होता है वेस्ट, और बेगार समझते हैं मतलब जिसको कोई काम वगैरह ना हो। आया समझ में? जिसको कोई काम वगैरह का नॉलेज बिल्कुल ना हो और ये बेगार है, मतलब बिना काम के, बिना काम वालों को बिना मजदूरी के जबरदस्ती लिया। आया समझ में? बेकार यानी कोई वेस्ट, बट बेगार इसमें फर्क है। इसीलिए मैं आपको इसका मीनिंग समझा रही हूं। मतलब जबरदस्ती से हमने किसी को काम दिया वाला। खेत खलिहान की मजदूरी के लिए ना उसको कोई भी नहीं बुलाने जाता। किसको? सिरचन को। सिरचन को कोई भी खेत खलिहान के काम में बुलाता ही नहीं था, इसलिए उसका नाम बेगार आ गया था। वो बेकार नहीं बेगार है, ऐसा सोचते थे। जब कभी भी खेत में न मजदूर लोग पहुंचकर काम करते थे तो उनका 1/3 काम यानी 1/3 काम, मतलब अच्छा खासा काम कंप्लीट होते आता था। उसके बाद कहीं सिरचन को बस हाथ में देखा जाता था कि खुरपी, यानी जो खोदते हैं ना लैंड को, जो एग्रीकल्चर लैंड रहता है वो, तो खुदाई के लिए वो काम आता है। तो वो तब बस उसके हाथ में दिखाई पड़ती है। किसके? सिरचन के। और पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता है, वो धीरे धीरे आराम से चलता है। मुफ्त में क्योंकि मजूरी देनी होती है ना, उसको मुफ्त की मजूरी देनी रहती है, इसीलिए लोग उसको क्या करते थे, एकदम बिल्कुल बाद में बुलाते थे, क्योंकि ये सबको पता था कि ये बेगार है।
बस इसको एट लास्ट में बुलाएंगे, जितना काम हो सकता है उतना हम ये काम करवा लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि बात का बात जो होगा देखा जाएगा। हमारा भारत जो गांव है ना, भारत जो देश है पूरा, सॉरी, भारत जो देश है, यहाँ पर हमारी खेती लोग बहुत ज्यादा करते हैं और खेत करना भी चाहिए। अगर खेती ज्यादा करते हैं तो प्रोडक्शन अच्छा होता है, उससे कमाई अच्छी होती है, तो उससे जो बाकी की लोगों की जो लाइफ साइकिल रहती है वो अच्छे से चलती है। हमारी इंडिया की ये एक अच्छी खासियत है। लेकिन सिरचन कुछ उसमें से एकदम अलग ही है। सिरचन एकदम अलग है, मतलब वो सभी जन उसको ये सोचते हैं कि बस ये वेस्ट है, इसको कहीं पे अपने को बुलाना ही नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। जब तक हम हमारा अच्छा काम कर चुके रहते हैं उसके बाद वो हम लोगों को दिखाई पड़ेगा, आराम से आएगा और आराम से चलता है, स्टेप बाय स्टेप रखता हुआ, इतना धीरे धीरे चलता है। और उसको कैसे क्या है, सबने समझ लिया है कि मुफ्त की मजदूरी देनी हो तो और बात है, कोई और ही बात है उस चीज के लिए। आज सिरचिन को मुक्त खोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मडैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी, उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। सिरचिन के बारे में अब इसमें बताया गया है कि सिरचिन को मुक्त खोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई, मतलब कोई कह तो दे उसको। 1 सेकेंड, लेट मी एडमिट। उसको कोई कह तो दे। एक उसका भी सिरचिन का समय था जब उसके पास में लोग काम के लिए मतलब तरसते थे कि उसको हम ले जाएं, उसको हम काम पे रखें। चटोर का मतलब होता है जिसको एकदम चटपटा खाने की जो टंग पे टेस्ट रहता है ना, उसको चटोर बोला जाता है। और मडैया मतलब झोपड़ी। और चिक जो रहती है ना, चिक वो रहती है, आपने बैम्बू के स्टिक्स देखे हैं बारीक बारीक, उसको बोलते हैं चिक। उसकी जो लकड़ियां रहती है वो बांस की रहती है, उससे बारीक बारीक ऐसी लकड़ियां बना के और उसका कुछ बनाया जाता है, थिंग्स, कई सारी चीजें उसका बनता है। तो उनके पहले जमाने में ऐसे पर्दे भी बनते थे, आज भी बनते हैं, बट मोस्टली अभी कैसे ना वो समर वगैरह के सीजन में दिखते हैं। तो उस समय पे उसका बहुत अच्छा काम रहता था और उसको काफी सारे लोग बुलाते थे। मतलब सिरचन की भी कोई खूब धाक रहती थी, कुछ चलता था। आया क्या समझ में? सिरचन ऐसा लोग उसको मतलब ऐसा आके किसी की मतलब बोलते ना खुशामद भी करते थे। मतलब हम लोग अगर किसी से काम करवाना है और अपने को पता है कि उसका हमको बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि मार्केट में और ऐसा कोई अच्छा कलाकार नहीं है, तो हमको उसको थोड़ा सा प्यार से बताना वगैरह पड़ता है, उसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ती है, चलो 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 करके ऐसा। तो सिरचन के साथ में ऐसा होता था और सभी जन उसके यही बोलते थे कि ये जो कलाकारी है ना, ये जो कारीगिरी है, ये जो तुमको आती है, ये सारे इलाके में बस सिर्फ तुमको ही आती है, तो प्लीज तुम एक दिन के लिए हमारे पास निकल चढ़ो। हमारे भाई की चिट्ठी भी आई है शहर से, वहां से तुम हमारे साथ एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। मतलब चिट्ठी आई है, एक जोड़ा चिक मतलब वो जो लकड़ी का जो इसका आता है ना, वो बना के सिर्फ हमको दे दो ताकि हम वो भेज दें। मतलब उसकी काफी सारी डिमांड रहती थी, इसलिए उसे बार बार यही कहा जाता था सिरचिन को। कब? पहले, अभी नहीं, अब तो वो बेगार समझते हैं। आया ध्यान में?
ये सिरचिन का पहले का बता रहे हैं। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचिन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। भोग मतलब खाना। ओके, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब सिरचिन की माँ उसको खाने के लिए बुलाती तो वो पहले से ही पूछ लेता था कि मुझे खाने में क्या क्या मिलेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचिन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है। इसमें थोड़े थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को पैराग्राफ के हिसाब से बताते जाऊंगी, इसीलिए लिसन टू दिस लेसन वेरी केयरफुल्ली। तो जैसे ही वो खाने के लिए पूछते हैं तो उसकी माँ हंसकर जवाब देती है, जा जा बेचारे, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाना कभी। मतलब माँ कह रही है कि जब कभी भी मैं पूजा में बैठी हूँ तो उस समय पे मेरे साथ में खाने की बात नहीं किया करो। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें डिफिकल्ट होता है। पड़ोसी गांव जो है ना, पड़ोसी गांव में पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। बेपानी का मतलब है बेइज्जत करना। आया समझ में? बेपानी का मतलब होता है बेइज्जत करना। यहाँ पे हम सिरचिन की स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसकी हम लोग स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि वो कैसे थे और क्या करते थे। तो अब बेपानी कर दिया मतलब वहां का जो सरपंच है उसका जो उसका नाम है पंचानंद चौधरी, और उसका जो लड़का था ना उसको इन्होंने क्या कर दिया था? बेपानी कर दिया था, मतलब बेइज्जत कर दिया था। और उसे कहने लगे कि तुम्हारी भाभी ना नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। नाखून से काट कर मीन्स एकदम, अपने नाखून कितने छोटे रहते हैं एकदम, मतलब तुम्हारी जो भाभी है ना हमको इतना इतना सा ही सिर्फ खाना परोसती है। यानी आप इमेजिन करो, यहाँ पे अगर वर्ड यूज किया है कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर, मतलब कंपेयर किया गया है खाने को कि नाखून कितना छोटा रहता है। मतलब जो तरकारी परोसती, तरकारी मीन्स वेजिटेबल्स, करीज जो देते हैं वो उसके मुकाबले में कंपेयर किया गया है कि ये इतनी कम सब्जी मतलब परोसती है। और तो और इमली का रस डालकर कड़ी तो मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। एकदम जो मामूली रहते, मामूली मतलब नॉर्मल इंसान की बात बता रहा। मामूली मतलब कोई रिच और उसका कंपैरिजन नहीं है, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल लोग भी इमली का कड़ी डालकर और घर उनकी वो वाइफ्स बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? तो ये पूछ रहे तुम्हारी भाभी ने आखिर ऐसा कहाँ से बनाना सीखा है, ये पूछ रहे हैं। इसलिए सिरचिन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचिन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचिन, आज नीनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। पैराग्राफ से पैराग्राफ आप लोग देखते जाओ। सिरचिन को उसकी माँ पहले ही पूछती है कि सिरचिन को देखते ही सुलस कर कहती है, मतलब हाथ से ऐसे घुमाते ना, जैसे हाथ ऐसा पीठ वगैरह पे प्यार से मतलब जिसको बोला जाता है तो उसको सुलस कर कहती है, आओ सिरचिन,
आज नेनू मथ रही थी। नेनू मतलब आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े पॉट्स रहते हैं और उसमें जो दूध के ऊपर में पूरी मलाई निकली हुई रहती है, तो उसमें से मक्खन निकाला जाता है। तो नेनू मथ रही थी मतलब मक्खन निकाल रही थी, घी। पहले मक्खन निकलता है, फिर उसका घी बनता है। तो जो घी से पहले का जो रहता है सब्सटेंस, उसको नेनू बोलते हैं, मक्खन। तो वो मैं मथ रही थी, तो सिरचिन की याद आ गई, माँ कह रही है। और घी खखोरने के साथ, मतलब घी जैसा हम बनाते हैं ना, तो उसके साथ तुमको चिवड़ा बहुत पसंद है ना, माँ उसे कह रही है। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, मतलब एक सब्जेक्ट भेजा है, एक मैटर भेजा है कि जो उसकी ननंद है, उसकी बेटी की, ठीक है, और वो रूठ गई है, मतलब नाराज हो गई है मोती की शीतल पार्टी के लिए, मतलब इसकी पार्टी के लिए। किसकी? शीतल पार्टी के लिए। ऐसा कौन कह रहा है? माँ बता रही है। आया समझ में? माँ किसको बता रही है? इसको, सिरचिन को। मोती की पार्टी, अब इसका मतलब आपको बताती हूँ। सबसे पहले वो एक प्रकार का जो घास रहता है ना, उसको बोलते हैं, क्योंकि सिरचिन का तो वो काम है। तो वो माँ उसको कह रही है कि वो मोती की पार्टी के लिए उसकी जो बेटी की ननद है वो रूठ गई है। मतलब वो, जहाँ आप लोगों ने देखा होगा पहले जमाने में, वो लकड़ी की बैम्बू में से बारीक बारीक लकड़ियां, जिसको तीलियां बोला जाता है, वो निकलती हैं। और वो तीलियों में से ना हम लोगों को मैट्स भी बनती है। आज भी हमने कई जनों के पास देखते हैं, जो पंडित जी वगैरह रहते हैं ना, तो वो पूजा वगैरह के लिए भी उसका यूसेज करते हैं। अगर मुझे कुछ उसके इमेजेस दिख गए ना, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगी। वो तीलियां वो रहती है जिसको बोलते हैं, और मोती जो रहती है ना, वो घास रहती है। तो वो चटैया बनाने में काम आती है। आया समझ में? तो यहाँ पे आपको उसका मीनिंग बताना था मुझे, नहीं तो आप ये पैराग्राफ समझ नहीं पाते थे। ओके, तो अब यहाँ पे वो बता रही है कि उसकी जो ननंद है, उसकी बेटी की, वो इसके लिए रूठी हुई है, मोती की शीतल पार्टी के लिए। मोती की शीतल पार्टी मतलब, शीतल पार्टी का मतलब होता है चटई, और मोती होता है वो एक प्रकार की जो घास, उसको कहा जाता है। आया समझ में? सिरचिन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। पनियाई मतलब अपन कभी भी किसी को भी फटाक करके बोल देते हैं, तो वो थोड़ा सा सोच समझ के, मतलब तुरंत ऐसा बोल देना, ऐसा ना बोल के वो संभाल कर हंसता है। कभी जन किसी का सुन के तुरंत वहीं पे ही हंसते हैं, या कई जन अंदर अंदर ही बिल्कुल हंसते हैं, ताकि हमें किसी को दिखे नहीं कि हम हंस रहे हैं। घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूं काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये ऐसी खुशबू आई मुझे, तभी तो मैं यहाँ पर उस खुशबू से खींचा चला रहा हूँ, इस खींचा चला रहा हूँ। नहीं तो अभी एकदम सीजन चल रहा है शादियों का, तो मुझे कहाँ टाइम मिलता है, कहाँ छुट्टियां मिलती है, कहाँ आराम होता है। पूरा ही टाइम बिजी जाता है, मतलब बिजी इतना कि सांस, हम लोग बोलते ना, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, हम इतने बिजी जा रहे हैं, ऐसा वो कह रहा है। सिरचिन जाति का कारगिर है। सिरचिन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहुअन सांप की तरह फुफकार उठता,
फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सिरचिन मुंह जोर है कामचोर नहीं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि सुरुचिन जब भी कोई काम करता है तो वो अपना दिल लगा के करता है, इसीलिए वो घंटों बैठकर काम करता है। अब उसको ये टैग क्यों मिला है बेगार का, वो हम आगे में देखेंगे। ये लेकिन हम लोग उसकी पहले की कथा पढ़ रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर यही आ रहा है कि वो घंटों घंटों बैठकर बेचारा काम करता है। और यहाँ पे बता रहे कि हमने उसका काम करने का ढंग भी देखा है, मतलब एक एक कई कारीगर रहते ना कि अपनी कलाकारी दिखाने के लिए उनको कई सारा वक्त लग जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे करते ताकि उनके काम में सफाई दिखे और अच्छा ही दिखे, यही तो कला रहती है। अब जैसे कई जन ऐसे अभी हमारा फेस्टिवल आया था गणेश चतुर्थी का, तो गणेश चतुर्थी में भी ऐसे तो कलाकार बहुत हैं, तो जो एकदम सौम्य मुख के गणपति जी बनाते हैं तो उनको बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है, बारीकी से देखना पड़ता है। बनाने के लिए तो कोई भी कुछ भी बना लेता है, तो ऐसे ही सर्चिंग का भी काम था। वो बहुत अच्छे से एक आराम से बैठकर तीलियों को साथ में लेकर जोड़ना, उसको आराम से करना और उसको एक अच्छे से तैयार करना, पूरा 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 लेकर। लेकिन काम करते समय उसकी जो कोई भी चीज का अगर उसको टेंशन आया ना तो वो तुरंत से ऐसा गुस्सा हो जाता है, गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता है। मतलब जब कभी सांप ने अगर किसी व्यक्ति को देख लिया तो वो कैसा ऐसा बिल्कुल डराने लगता है ना, तो अपनी जीभ वगैरह निकाल के, तो यहाँ कंपेयर किया गया है कि यानी उसको इतना गुस्सा आता है। अगर उसका काम कभी कभी होता ना, हम कितना भी उसमें अपना दिमाग लगाते हैं लेकिन कोई भी चीज अगर आड़ी टेढ़ी लग गई तो शेप थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो उस काम के समय पे वो बहुत गुस्सा हो जाता था, मतलब हमारी सांस फूक जाती है कि इतना करने, चिड़चिड़ सी हो जाती ना जिसको बोलते, तो यही चीज हो रहा था। फिर किसी दूसरे से करवा लो काम, उसको मतलब ऐसा लगता था कि बस अभी ये सब छोड़ दूं और कोई दूसरे से ये काम करवा ले। क्योंकि अगर हमने उसको बोला कि तुमने ऐसा नहीं वैसा किया तो वो एक मुजोर टाइप का इंसान है, मतलब आर्ग्यूमेंट टाइप का इंसान है, लेकिन कामचोर नहीं है ना, इसीलिए वो आर्ग्यू करता था। कामचोर लोग ऐसे होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं अगर 1 घंटे में मैं कोई भी चीज चटाई या कुछ भी बनाता हूँ तो अगर उसके लिए 1 घंटा लगता है तो वो भले 2 घंटे करके काम करेगा, क्योंकि उसको अपनी सफाई दिखाना है, उसको अपनी सफाई दिखाना है काम की। और कामचोर लोग ऐसे रहते हैं, वो ये सोचते मुझे काम तो खत्म करना है, फिर अच्छा रहे या बुरा रहे, नीटनेस रहे या डर्टीनेस रहे, मेरे को क्या करना है, काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चे के लिए अगर हमने कहा कि एक लेसन तुमको लिखना है, अगर उसके दिल में आता है तो वो अच्छे से लिखेगा, अच्छी गुड हैंडराइटिंग के साथ में, तो उसको 2 घंटे लगेंगे। अगर किसी ने सोच लिया कि क्या ये लिखना है, कौन देखने वाला है, तो वो 1 घंटे में कंप्लीट करके राइट करके लिख के रख देगा, बट उसकी हैंडराइटिंग तो बहुत बेकार रहेगी। तो सेम सिरचिन के साथ भी वही होता था, वो भले मुजोरी करता था, ऐसा नहीं ऐसा आर्ग्यूमेंट करता था, लेकिन कामचोरी बिल्कुल नहीं करता था। बिना मजदूरी के पेट भर पाता पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। उसको ऐसा था कि भले ही मैं बिना पेट के काम करूं, बिना आधा पेट खाऊं, कम खाना खाऊं, लेकिन मैं कोई काम में लापरवाही नहीं। मैं यानी ऐसा है, दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, बिना दूध के तो कोई मिठाई नहीं बनती है, तो मुझे कोई भले वो दूध या मिठाई भी ना मिले, किसी को रहता है ना कि मेरे को एकदम ऐसा बिल्कुल बादशाहों के जैसा खाना चाहिए, मैं ऐसा काम करूंगा तभी वैसा, उसको भले नॉर्मल खाना मिले, सादा खाना मिले, कैसा भी रहे, भले बिना पेट भरे, पूरा भी ना भरे, लेकिन मैं काम अपना सफाई से करूंगा।
काम में कोई झाला नहीं, मतलब कोई गंदा काम नहीं करूंगा, कि जिसको बोलते ना कि एडजस्ट कर लो, वो एडजस्टमेंट वाला काम उससे बर्दाश्त नहीं होता था। किसको? सिरचन को। तो ये थी, लेकिन हमेशा लोग उसको क्या समझते थे कि वो जो है एक चटोर इंसान है। चटोर मीन्स जिसको चटपटा खाने का मजा आता है, मतलब ऑलवेज टेस्टी चाहिए। कई जन रहते हैं जो टंग के टेस्ट के लिए खाते हैं, और कई जन ऐसे रहते जो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते। तो लोग उसको ऐसा सोचते थे कि ये बहुत चटोर इंसान है, मतलब इसको ऑलवेज टेस्टी फूड लगता है एंड चटपटी चीज लगती है, उस ऐसा लोग समझते थे। सो हियर, because of the insufficient time, we have to end this lesson here only. Tomorrow I'll be continuing with the same timing. If you find any problem regarding the lesson which I taught you till now, so you can send me a message. I'll clear your doubts. So till that time, students, go through your lessons, read lessons thoroughly, stay home, stay safe, have a nice day. Thank you all of you for listening me.